स्टूडेंट्स, ओके, सो वी आर लाइव और कंटिन्यू करते हैं काम हम लोग जो कर रहे थे। काफ़ी काम कर चुके हैं। 3D में काम शुरू कर दिया था हम लोगों ने। 3D में हम लोगों ने शुरू में कार्टीशन वाले प्रॉब्लम्स लिए थे कि अगर पोटेंशियल ऐसा हो कि उसको Vx प्लस Vy प्लस Vz ऐसा सेपरेट किया जा सके तो उसको कैसे ट्रीट करना है, तो वैसा कुछ हमने काम किया था शुरू में। उसके बाद फिर सेंट्रल फोर्सेस की बात करने को जब पहुँचे तो पता चला एंगुलर मोमेंटम वाला जो हिस्सा है, जो थीटा फाई वाला हिस्सा है, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होने वाला है पोटेंशियल से और रेडियल हिस्से से। ठीक है, सो उसकी एनालिसिस अलग से की, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम एडिशन वगैरह, स्पिन कपलिंग वगैरह, वो सब की भी बात की। सारा कुछ बात करके निपटाया। फिर 3D में हम लोगों ने दो एसेंशियली रोटेशनल प्रॉब्लम्स पकड़ लिए कि उसमें रिजिड रोटेटर हो गया और कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन और कन्फाइंड नॉट कन्फाइंड रिजिड रोटेटर। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल ले लिए हम लोगों ने। उसमें देखा कि भाई जो एनर्जी होगी वो केवल रोटेशन पे डिपेंड करनी है, तो वैसा कुछ एक सिस्टम हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब वही चीज़ लेके हम आगे बढ़ते हैं उसी तरह के सिचुएशन को। ठीक है, सो नया सिस्टम जो आज हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, इसके बारे में जो हम लोग बहुत क्या स्टडी, सो कॉल्ड स्टडी आप लोगों ने इसके बारे में कर रखी है, हाइड्रोजन एटम के बारे में। कब कब की है भाई? 11th-12th से करते आ रहे हैं। 11th-12th किया, उसके बाद शायद मॉडर्न फिजिक्स जब आपने पढ़ा होगा एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम के बारे में कई चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें आपको बताई गई होंगी कि हाइड्रोजन एटम ऐसा है, इसमें ऐसा होता है। तो क्या क्या चीज़ें बताई गई है, उसमें से कुछ चीज़ें जो है हम लोग सॉर्ट ऑफ रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम की जब बात हुई थी, अच्छा आज के लिए डिस्क्लेमर, आज जो है नेटवर्क इश्यू हो सकता है वीडियो आपको उतना क्लियर ना दिखे वगैरह वगैरह। तो ऐसा अगर होता है तो फिर मैं इसका नया वर्जन, जो रिकॉर्डेड वर्जन है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, जो शायद ज़्यादा स्मूथ हो। ठीक है, ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोजन एटम के बारे में हम लोग कुछ कुछ रट रखे हैं। कहाँ रट रखे हैं? 11th-12th से के आसपास और फिर मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम क्या होता है? हाइड्रोजन एटम होता है कि एक सिस्टम है जिसमें सेंटर पे एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? एक सिंगल प्लस चार्ज है प्रोटॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से 1000 टाइम्स कम होता है। मतलब 931 ME इक्वल्स टू MP, ऐसा कुछ का रिलेशन होता है। 930 टाइम्स का डिफरेंस होता है। नहीं सॉरी, हाँ, नहीं, उससे भी ज़्यादा का होता है। इलेक्ट्रॉनिक मास जो होता है वो 0.5 MeV ऐसा होता है, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 931 MeV के अप्रॉक्स। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ये दोनों के मासेस में। ऐसे सिस्टम को स्टडी करते हैं, और इसमें एक बोर मॉडल है जो कि गलत मॉडल है। ठीक है, उसमें क्या आपको बताया गया बोर मॉडल में कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ऐसा बोर मॉडल का अप्रॉक्सीमेशन था। इसको सेमी क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। बट बोर मॉडल में एक चीज़ बोली गई कि जो एंगुलर मोमेंटम है बोर मॉडल में वो क्वांटाइज रहेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो डिपेंडिंग ऑन कौन से शेल में है इनटू h कट, इसके बराबर होगा। कुछ ऐसी बातें 11th-12th में बताई जाती है। ये तो चलो बात की बात है। अच्छा सॉरी, ये बातें चलो बाद में बताई जाती होंगी। मेन बात आपको क्या पता है? आपको पता है कि भाई अगर आप nth एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो nth स्टेट में, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता है -13.6 EV बाय n²। n की वैल्यू बता दो हाइड्रोजन एटम में, तो उस लेवल के, उस शेल का हम लोग शेल नहीं बोलेंगे, उस लेवल का एनर्जी जो है इतना होगा करके हम बता देंगे। ठीक है, और एक होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, कुछ नहीं, बस यही जो 13.6 EV है, इस चीज़ को रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोल दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बेसिक चीज़ है, इसी को फर्दर यूज़ करते हैं। एनीवेज, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। और आप क्या कहते हैं कि भाई इसमें कुछ बोर रेडियस का कॉन्सेप्ट होता है। बोर रेडियस का कॉन्सेप्ट होता है, और nth शेल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो चीज़ हम लोग इसके टर्म्स में कैसे पता लगाते हैं? तो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल मॉडल में आप लोग क्या कहते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स क्या होगा? तो फोर्स यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, प्रोटॉन का चार्ज +e, e² बाय जो भी इसके बीच में डिस्टेंस है, ये होता है फोर्स दोनों पार्टिकल्स के बीच में। उसके डायरेक्शन की बात करते हैं तो माइनस वगैरह की बात करते हैं हम लोग, डायरेक्शन की बात नहीं कर, सॉरी r², डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे कि भाई इतना फोर्स है, और यही फोर्स जो है इसको घूमते रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप बोलते हो ये चीज़ ज़रूर mv² अपॉन r के बराबर होगा, ऐसी बात करते हो। और ऐसी बात करने के बाद बोलते हो कि भाई हाँ चलो वो ये तो ठीक है, हमको ये भी पता है कि L जो होता है वो होता है mvr, और जिसको हमने कह रखा है क्वांटाइजेशन फिनोमेना से ये चीज़ NH के बराबर होना चाहिए। और इसके हिसाब से जो V आ जाएगा वो आ जाता है NH/mr। इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दोगे तो क्या होगा, इसको रखने से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 e²/r² इक्वल्स टू m, v के जगह हमने ये चीज़ रख दी, तो n² h² बाय m² r², और ये r ऑलरेडी है तो m² r², और एक r ऑलरेडी था तो ये r² कट गया, ठीक है। तो r² काट देते हैं, r² कटा इस r² से, और कुछ कट रहा है, और ये m का स्क्वायर एक m से कट गया, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इससे हमको r की वैल्यू मिल जाती है, r की वैल्यू क्या मिल जाती है, r की वैल्यू मिल जाती है हमको ये मिल जाती है n² h² इंटू 4πε0 अपॉन m, खाली me², ठीक है। और ये जो पूरी चीज़ है, इस पूरी चीज़ को हम कह देते हैं बोर रेडियस। तो एसेंशियली r जो है ये हो जाता है n² इंटू बोर रेडियस। तो ये जो पूरी चीज़ है इसको बोर रेडियस बोल देते हैं। बोलते हैं हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट में होगा उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ जो होगा एक स्फीयर के बराबर, वो एक स्फीयर जैसा है जिसका रेडियस a0 है, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन कूद के हायर शेल में चला जाता है तो उसका रेडियस हो जाएगा r इक्वल्स टू n² a0। ऐसी कुछ बात हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पता है। और क्या चीज़ें पता है, और पता है कि भाई इसमें जो अलग अलग शेल्स होते हैं उसमें sp_d ऑर्बिटल टाइप की चीज़ें होती हैं। तो आप कहते हैं कि भाई पहला होता है 1s लेवल, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 पे जो है 1s एक लेवल होता है, n इक्वल्स टू 2 पे, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, सारा मिटाया जाए, इधर इसको हटाओ सारा कुछ, ठीक है। ये सारा कुछ पता है हमको। और यहाँ n इक्वल्स टू 2 पे आपके पास 4 लेवल्स होते हैं। तो s भी होता है 2s, और फिर आपके पास 2px 2py, मैं इसको z लिख दे रहा हूँ, 2py, ठीक है। वैसे ही n इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं तो हमको पता है इसमें s का एक, p के 3 और d के 5, 1 2 3 4 5 लेवल होते हैं। तो ये हो गया आपका 3s, ये हो गया 3px, ये हो गया 3pz, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 3py, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर वो 3D का सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। 3D का xx और वो अलग अलग मिक्सचर्स में आता है। तो फिलहाल वो सारा कॉम्बिनेशन मेरे को याद नहीं है, केमिस्ट्री वाले ज़्यादा याद रखते हैं। मैं इसको 3D ऑर्बिटल का पूरा सेट है, इसमें 5 अलग अलग स्टेट होते हैं। इसी चीज़ को जब हम लोगों ने स्फेरिकल हार्मोनिक्स पढ़ा था तो हम क्या कह रहे थे, ये जो 1s है इसको हम कह रहे थे क्या, कि ये L कितना है यहाँ पे 0, S भी 0, तो इसको हम 0 0 कह रहे थे। वैसे ही 2s को हम कह रहे थे, 2s को कह रहे थे क्या चीज़, 2s को हम कह रहे थे 1,0। 3s को कह रहे थे हम लोग
2,0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वही चीज़ें जो पुराने नोटेशन में कुछ ऐसे लिखी जाती थी या लिखी जाती है, थी वाली बात नहीं है, वही चीज़ वेव फंक्शन के टर्म्स में हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह के स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाली वेव फंक्शन होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि एस पी डी ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से, मैथ वर्क से ये इमेज मैं उठा के लाया हूँ कॉपी करके, मेरा खुद का बनाया नहीं है। ठीक है, सो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, ये एस ऑर्बिटल है अकेला। ठीक है, 1s नहीं है, 1s 2s 3s जो भी होगा, या फिर 10 मतलब ओके, सो 1s 2s जो भी ऑर्बिटल है, जब तक एस ऑर्बिटल की बात हो रही है, ये जो है ये ऑर्बिटल स्फेरिकल ही रहेगा। ये एसेंशियली अच्छा मैंने कुछ गलत बता दिया पिछले स्लाइड में मैंने क्या बता दिया, 10 ओके हाँ, सो m की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। अच्छा m की बात भी हो रही है, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे भी 0 है, सॉरी s ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है p ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो एसेंशियली इन तीनों की जब हम बात करेंगे तो इनका जो स्टेट बनेगा वो बनेगा, हो सकता है 1, इसका जो बनेगा pz का 1,0 बनेगा। px और py का क्या बनेगा वो मैं सर्टेनली नहीं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि px 1,+1 बनता है, py 1,-1 बनता है। वो सुपर पोजिशन वाला फंडा यहाँ पे वैसे आता नहीं है, बट एग्जैक्टली हम नहीं कह पाते, मतलब इनके बीच में भेदभाव नहीं होता। ठीक है, बट pz के लिए हम कहते हैं कि इसका m जो होता है वो 0 होता है। ओके, और यही चीज़ स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ये चीज़ आप लोगों ने देख रखी है, ऑर्बिटल्स का शेप कुछ ऐसा होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता, तो ये पी जेड हो गया, पी एक्स पी वाई, ये हो गया पी एक्स हो गया, ये हो गया पी वाई हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से, और फिर डी ऑर्बिटल के जो 5 कॉम्बिनेशंस है, 5 जो पॉसिबल्स डी ऑर्बिटल है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है 11th-12th में कि ऐसा होता है, ये बताया गया है। ठीक है, अब इसके आगे की बात हम लोग अब करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला था, सेंट्रल पोटेंशियल वाला सिस्टम है, पोटेंशियल जो है वो केवल r डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन एटम के केस में वो Vr = -1/4πε0 E²/r कुछ ऐसा होता है। ठीक है, E वगैरह ये सब कांस्टेंट है, 1/4πε0 हमको पता है। R जो है ये वेरिएबल है, तो एसेंशियली ये कुछ इस फॉर्म में होता है, -something/r के फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके, सो सॉल्व करने का अप्रोच क्या था, तो हम लोगों ने बोला था वहाँ पे क्या बोला था कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, जब सेंट्रल फोर्सेस की बात करोगे तो θ वाला हिस्सा अलग हो जाता है। इसकी एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, एंगुलर मोमेंटम, स्फेरिकल हार्मोनिक्स वगैरह, ये वाला हिस्सा वो था। अब ये जो हिस्सा है ये केवल रेडियल हिस्सा है, इसमें पोटेंशियल डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये कोई एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते समय हमने इस ब्रैकेट को रखा था इक्वल टू L+1 h², सम कांस्टेंट, वो सम कांस्टेंट को रखा था L+1 h²। तो अगर ये प्लस L+1 h² होगा तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये होगा -L+1 h²। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके 0 बनाने हैं। ठीक है, तो और फिर उसको रख के हम लोग ये सारा इक्वेशन मॉडिफाई करते हैं रेडियल डायरेक्शन में, तो इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब हमने कहा था r और y इनको मिलके जो है वेव फंक्शन बनना है। यहाँ पे आ गया u का क्या मतलब है, u का मतलब स्मॉल r इंटू कैपिटल R, या फिर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमको Vr पता है तो ये आ जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करके हम लोग u की वैल्यू लाते हैं, उसको बस r से डिवाइड कर दो तो आपको रेडियल वेव फंक्शन मिल जाएगा। यही बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे ये बात भी होती है, v इफेक्टिव वाली बात भी यहाँ पे होती है कि v इफेक्टिव जो ओरिजिनल v है उसमें आप क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते थे, L²/2mr², एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म ऐड हो जाता था v इफेक्टिव में। यहाँ पे भी वही हुआ है, L² के जगह, क्योंकि L² को आप साई पे अप्लाई करोगे तो L+1 बाहर आ जाएगा, इस टाइप की कुछ बात सोचोगे तो वो चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, इसके बराबर v इफेक्टिव होता है। डिफरेंट L के लिए u की और करस्पॉन्डिंगली r की वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हाइड्रोजन एटम पे आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो, फर्स्ट शेल में s ऑर्बिटल की बात कर रहे हो,
तो एस ऑर्बिटल में जो वेव फंक्शन आएगा आपके पास आर आएगा जो, ठीक है, फर्स्ट एन इक्वल्स टू 1 में, वही चीज़ क्या 2s में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये n पे डिपेंड करेगा, n और l दोनों पे डिपेंड करने वाला है। और क्या 2s का जो वेव फंक्शन है रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट की बात नहीं कर रहा है, रेडियल पार्ट की, तो क्या 2s का जो वेव फंक्शन है वो 2p के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि ये वाला जो टर्म है p के केस में l1 हो जाएगा, s के केस में l0 हो जाएगा, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आने वाला है। क्या आने वाला है रेडियल वेव फंक्शन का? जनरल रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, समझ में आ जाए अगर आपको तो मेरे को बता देना, ठीक है, समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत ऑफकोर्स नहीं है। ओके, हाँ, ओके, सो शिवम शर्मा पूछ रहे हैं व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ योर क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज। तो प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है? मेरे हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब मैं कहूँगा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 11th-12th आपको अच्छे से आता है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स पकड़ सकते हो, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में आपका हैंड ठीक होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन वगैरह करना कई बार पड़ता है, तो वो थोड़ा ठीक से आपको आना चाहिए। अदर देन दैट 11th-12th इज़ गुड इनफ, ठीक है। सो शिवम पूछ रहे थे, ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है, कोई ऐसा प्री रिक्विजिट्स नॉलेज आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये जो वेव फंक्शन है रेडियल वेव फंक्शन, ये कुछ बहुत अजीब सा वेव फंक्शन है। हाँ, अच्छा, उससे पहले अगर हमको रेडियल वेव फंक्शन मिल गया, ठीक है, उसमें YLM थीटा फाई तो चिपकाना ही पड़ेगा टोटल वेव फंक्शन के लिए, साथ में स्पिन पार्ट भी चिपकाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और वो स्पिन पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थीटा फाई में कैसा होता है, वो चीज़ डिफाइंड ही नहीं है। बस आपको पता है स्पिन हाफ पार्टिकल है हाफ, और इसका प्लस माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो या तो अप होगा या डाउन होगा, ये चीज़ पता है, उससे ज़्यादा आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके से टोटल वेव फंक्शन आपका बनना है। रेडियल पार्ट कैसा होगा, ऐसा होगा, अजीबोगरीब सा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या याद रखने की ज़रूरत है? बेसिक स्ट्रक्चर जो रेडियल फंक्शन का है, तो 1 0 इसका क्या मतलब है? RNL, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, ठीक है। तो मैं लिखूँ इस चीज़ को, तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है s ऑर्बिटल की बात हो रही है, 0 की बात है तो, और फर्स्ट शेल में, यानी कि 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसका रेडियल वेव फंक्शन क्या होगा? उसका रेडियल वेव फंक्शन ये होगा, ठीक है। 2s में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसका रेडियल वेव फंक्शन ये होगा, 3s वाले का ये होगा, 2 1 L1 है मतलब p ऑर्बिटल, 2p का ये होगा, 3p का ये होगा, 3d का ये होगा, ऐसा हमने बना दिया है, ठीक है। सो ये अलग अलग वेव फंक्शंस है, और इनमें से याद क्या रखना है? तो याद रखो आप एटलीस्ट एक, ये जो फर्स्ट वेव फंक्शन है 1s वाला, ये सिंपल वेव फंक्शन है, दिख रहा है, e⁻⁻r/a0, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। a0 बोर रेडियस होता है, बोर रेडियस के कुछ कुछ वैल्यूज होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वेव फंक्शन और सेकेंड का जो s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, ये सारा याद रखो आप, रेडियल वाला। सिमिलरली, और यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्वेश्चन में आपको इन वेव फंक्शंस का कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? क्या इसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आपसे कोई पूछ दे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए आपको x² की, ठीक है, तो x² को आप इंटीग्रेट करते हैं, उसके लिए आपको वेव फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। रेडियल वाला ये हिस्सा हो गया, स्फेरिकल वाला वो हिस्सा हो गया, वहाँ पे ऐसे याद नहीं हो रहा था YLM थीटा फाई, और मैं बोल रहा हूँ भाई रेडियल भी याद करो, कैसे करोगे? नहीं हो रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बारे में बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं अभी बताऊँगा, वो चीज़ ज़रूर याद रहनी चाहिए। वैसे YLM के लिए मैं कहूँगा शुरुआती जो वेव फंक्शंस है उसके, वो चीज़ याद रखो, ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन वो रहेगा। बाकी इन जनरल अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है वेव फंक्शन वाला, जिसमें आपको मान लो px² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो फॉर 1s ऑर्बिटल, तो आपको वो टोटल वेव फंक्शन जो है वो दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। यूजुअली ये चीज़ें याद रखने का टेस्ट आजकल नहीं होता, आजकल CSIR नेट की बात करोगे या फिर गेट की बात करोगे, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे एम्फेसिस उनका है नहीं, तो इसकी चिंता करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं मानता, ठीक है। ये कुछ रेडियल वेव फंक्शंस जो है
उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो उसका ग्राफ बना दिया गया। ये स्ट्रक्चर ज़रूर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए प्लस नंबर ऑफ नोड्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे, आपसे पूछा जाए किसी भी रेडियल वेव फंक्शन में कितने नोड्स होंगे, तो वो आप इसको यूज़ करके इजीली बता सकते हो, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है। सो अगर आपसे पूछा गया कि भाई n इक्वल्स टू वन और l इक्वल्स टू ज़ीरो, 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है। 1s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स इस फॉर्मूले से आ रहा है 0, एक भी नोड नहीं है दिख रहा है, यहाँ से आ रहा है, और फिर वो बिना ओरिजिन को क्रॉस किए, कट किए, सीधे इन्फिनिटी पे 0 हो जा रहा है। वैसे ही ये है 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में n हो जाता है 2, l हो जाता है 0, तो एक नोड बचा, एक नोड यहाँ पे दिख रहा है, एक बार आ रहा है 0 क्रॉस करके फिर वापस होके इन्फिनिटी पे 0 हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक नोड दिख रहा है। वैसे यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल यानी कि n2 l1, और तो 0 हो जाना चाहिए, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक भी नोड नहीं बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो 0 वाला इंटरसेक्शन है इसको नोड नहीं मानते। ठीक है। तो एज सच इससे डरने की ज़रूरत नहीं, ये नोड नहीं है। सिमिलरली अगर आप बात करो 3s 3p 3d, तीनों ऑर्बिटल यहाँ पे दिए हुए हैं। 3s 3p 3d वही वाला n माइनस एल प्लस वन वाला। तो 3s की बात करोगे n माइनस वन, 3 माइनस वन, 2 नोड्स आने चाहिए। दिख रहा है यहाँ से आ रहा है, 2 नोड बन रहे हैं और फिर इन्फिनिटी पे चला जा रहा है। ठीक है। 3p की बात करेंगे तो उसमें एक नोड बनना चाहिए, देखो एक नोड बन रहा है। ठीक है। 3d की बात करेंगे उसमें एक भी नोड नहीं बनना चाहिए, एक भी नोड नहीं बन रहा। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखने का तरीका ये है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट वेव फंक्शन है, मतलब s वाला वेव फंक्शन है, जो 1 0 है, 2 0 है और जो 3 0 है, उसमें आप देख रहे हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है। वो स्टार्ट हो रहा है किसी हायर पॉइंट से। ठीक है। किसी नॉन ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो वो 0 पे स्टार्ट नहीं हो रहा, ये हायर पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, ये हायर पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है। और जो अगला वाला है 3 0, वो भी हायर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। बट बाकी जितने भी वेव फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो p और ये देख रहे हो d, ये हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये याद रखने का तरीका आप यूज़ कर सकते हो। जो s ऑर्बिटल वाला रेडियल वेव फंक्शन है वो नॉन ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और बाकी जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे। नंबर ऑफ नोड्स कितने, वो आपको उस फॉर्मूले से पता चल जाएगा, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है। सो ये बेसिक चीज़, बेसिक जानकारी जो है ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सीधे सीधे इस टाइप का आ जाता है। ओके। हाँ। सो एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है यहाँ पे? हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है कि एक न्यूक्लियस है। ठीक है। वो न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, तो वो न्यूक्लियस में नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में सिंगल प्लस चार्ज होता है। तो ये जो हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं इसमें Z चार्ज है। ठीक है। तो जैसे हीलियम न्यूक्लियस हो गया, हीलियम न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, तो आप बोलोगे 2 चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। और हीलियम न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रॉन हमने उड़ा दिया, तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो उसकी एनालिसिस यहाँ पे वैलिड होगी अगर आप Z की वैल्यू 2 रख देते हो तो। ठीक है। तो Z इक्वल्स टू 2 रख देते हो तो आप बोलोगे ये असल में हीलियम न्यूक्लियस है या हीलियम प्लस है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने उड़ा दिया। तो हीलियम प्लस जो है उसकी एनालिसिस में Z को आप 2 रख दो, ये सारे जो भी आंसर है वो वैलिड रहेंगे। ठीक है। वैसे ही हायर ऑर्डर के केस में तो यूज़फुल नहीं रहता भाई, आप किस किस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ओके। कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरे तक तो हालत ख़राब हो जाती है, कितनी एनर्जी दे दोगे। ठीक है। सो यहाँ पे Z इक्वल्स टू 2 है, यहाँ मेरा Z और 2 एक जैसा दिख रहा है, तो मेरे बोलने को फॉलो अप कर सकते हो। ओके। सो हाइड्रोजन लाइक एटम का ये मतलब है, इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, चाहे न्यूक्लियस में कितने भी चार्ज बिठा दो, कितने चार्ज बिठा दो, Z चार्ज बिठा दिया आपने। ठीक है। और उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो जो हमने तरीका निकाला था, जिस तरीके से एनर्जी लिखी थी उधर, वही लिखा हुआ है, Z² बाय n²। और R क्या चीज़ है, 13.6। ठीक है। वही एसेंशली क्या लिखा हुआ है, -13.6 Z² बाय n²।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी एनर्जी nth लेवल की होगी इस हाइड्रोजन लाइक एटम की। आप z बता दो, मैं एनर्जी लेवल बता दूंगा। और डीजेनरेसी किसी nth लेवल की कितनी होती है, n स्क्वायर, n स्क्वायर लिखा हुआ है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, बोलोगे कि भाई डीजेनरेसी होती है 2n स्क्वायर। अगर आप इलेक्ट्रॉन का स्पिन कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, कि वो दो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे, जैसे यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, उसमें एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, ऐसा अजम्पशन करके हम लोग सारा काम करते हैं और फिर फाइनली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता। तो वही चीज़ बात की गई है। अगर आपसे पूछा गया कि भाई nth लेवल की डीजेनरेसी क्या है, अज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है कंसिडर नहीं करना है, अज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन हैज़ नो स्पिन, इस टाइप की बात की गई, ठीक है, तो फिर आप कहोगे डीजेनरेसी जो है वो n स्क्वायर के बराबर होगी। और अगर आपको कहा गया इलेक्ट्रॉन एज अ स्पिन हाफ पार्टिकल क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे भी जो डीजेनरेसी है वो 2n स्क्वायर होगा। अब क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, ये कन्फ्यूजन जो है हमारे एकेडमिक प्रैक्टिस में है एक तरीके से, तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको हमेशा क्लियर किया जाएगा कि आपको ये चॉइस लेके चलना है या ये चॉइस लेके चलना है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूजन जो है क्वेश्चन एलिमिनेट कर देगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक और केस, आप बना रहे हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक सेंटर के लिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज चाहिए। कोई भी पॉजिटिव चार्ज बता दो, कितने भी हायर चार्ज हो, मतलब एक सिंगल प्रोटॉन होना ज़रूरी नहीं है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम उनको कह रहे हैं। तो उस जुगाड़ करने के लिए हमने क्या कहा, भाई चलो पॉजिट्रोनियम बना देते हैं। पॉजिट्रोनियम क्या होता है, तो आपको एक चीज़ पता होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो वैसे ही होता है एक पॉजिट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, होता वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन जैसी, बस उसका जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि वो प्लस चार्ज होता है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ वेरी कर सकती है, बट मेनली जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन अदरवाइज सेम, चार्ज उसका पॉजिटिव। तो हमने उन दोनों को मिला के क्या किया, पॉजिट्रॉन मतलब छोटा मोटा पार्टिकल है आपके पास, तो एक छोटा सा पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ठीक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घुमा दिया आपने, तो ये भी हाइड्रोजन एटम जैसा ही केस बन गया। बीच में पॉजिटिव चार्ज, इधर घूम रहा है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको याद होगा, जैसे अर्थ सन वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो अर्थ सन वाला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैं कहूँगा कि भाई अगर सन है, ठीक है, और अर्थ जो कि सन से 1000 टाइम्स छोटा प्लैनेट है, बहुत कम मासिव है कंपेयर्ड टू सन। सन बहुत भारी है, अर्थ बहुत हल्का है। तो असल में जब हम बोलते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, असल में क्या होता है, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होते हैं। तो सन भी घूम रहा होता है और अर्थ भी घूम रहा होता है, ठीक है। अब अगर अर्थ बहुत भारी हो जाए, अगर मान लो बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में सुने होंगे, तो एक स्टार 1 हो गया, एक स्टार 2 हो गया, तो उसमें क्या होता है, अगर दोनों कंपेरेबल मास के हैं तो दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। तो ये कुछ ऐसे घूम रहा है और ये कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग को दोनों के मासेस को कंसिडरेशन में लेना पड़ जाता है, ठीक है। इस केस में अगर सन का मास अर्थ के मास से बहुत बड़ा है, जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है उससे जो सोर्स है, जिसको हम सोर्स बोल पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है कंपेयर्ड टू दिस ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होता है, तो फिर सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट इसके सेंटर के आसपास चला जाता है। आप बोलते हो, एक तरीके से आप बोल सकते हो सन रुका हुआ है और अर्थ जो है उसके चारों ओर घूम रहा है। यही सिचुएशन था जब आप बात कर रहे थे न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे प्रोटॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। तो आप मान सकते थे कि ये दोनों आपस में नहीं रोटेट कर रहे हैं, या क्वांटम मैकेनिक्स में तो वो रिवॉल्यूशन वाला पार्ट ही फेल हो जाता है, बट आप मान सकते हैं कि ये अपनी जगह पे स्टैटिक है, बैठा हुआ है, घूमने फिरने का काम जो है वो यही कर रहा है, क्लासिक सेमी क्लासिकल मॉडल के हिसाब से सोचे तो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते थे जब यहाँ पे था प्रोटॉन, बट अगर यहाँ पे आप पॉजिट्रॉन ला देंगे जिसका वेट जो है इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है,
तो फिर ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। तो ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन से चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें मासेस को कंसिडर करना पड़ेगा। मासेस को कंसिडर करते हैं तो जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है, जब मास ऑफ न्यूक्लियस जो है कंपेरेबल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई न्यूक्लियस का मास जो है उसको नीचे ले आओ, इलेक्ट्रॉन मास 1 प्लस दिस थिंग, ये जो है ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है फॉर nth लेवल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। वही पूछा गया है nth लेवल में पॉजिट्रोनियम के लिए nth लेवल में जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला बताओ। तो हमको पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बना है पॉजिट्रॉन से, सॉरी क्योंकि न्यूक्लियस बना है पॉजिट्रॉन से। और इसको इसमें प्लग कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा En इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, मास ऑफ न्यूक्लियस ये भी Me, रेज टू -1 R बाय एन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, Me बाय Me 1 हो गया, ये दोनों मिला के 2 हो गया, और यानी कि हो जाएगा माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट बाय 2n स्क्वायर। तो एनर्जी जो है वो हाफ हो गई इस केस में। ठीक है, एनर्जी ओरिजिनल के बराबर नहीं रही, एनर्जी हाफ हो गई। तो ऐसा कुछ रिजल्ट हमको मिल रहा है, इस चीज़ को भी याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ नहीं तो भाई ये याद कर लो ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ओके, एनर्जी लेवल्स की बात हो गई, तो वही अब हाइड्रोजन एटम में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो इसके बारे में भी शायद मे बी आप लोगों ने बात किया हो 11th-12th में, बट यहाँ पे आपको सीधे सीधे फॉर्मूला आपको बता दिया जा रहा है। तो अगर आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर पूछा जाता है, ये जो चीज़ है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर है, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। उसका रेडीमेड रिजल्ट यहाँ पे रखा हुआ है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर ये कुछ ऐसा है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r ये कुछ ऐसा है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r स्क्वायर ये कुछ ऐसा है। n और l की वैल्यू बता दो, केवल उसी पे डिपेंड करेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ E0 लिखा हुआ है वो बोर रेडियस है, उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है और वो इसके बराबर है। ठीक है, 5.29 10⁻11। ओके, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज चाहिए, उनका रेडीमेड रिजल्ट यहाँ पे रखा हुआ है, याद कर लो तो बहुत अच्छा है। और अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, VR वो होता है E²/r 1/4πε0 भी होता है, उसको इसने 1 लिख दिया यहाँ पे हमने उसको। ठीक है, और इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, 1/r का एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यहाँ पे चिपका दो तो काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखने की बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो चीज़ है ये 1/r का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये जो चीज़ है ये है r का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो 1/r का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 1 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r का इक्वल नहीं है। देख रहे हो, इसको 1 करोगे ऊपर वाले को तो वो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1/r का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, और अगर ये याद है 1/r वाला तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल गया, काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू उससे मिल जाएगा। ये क्या चीज़ है, एवरेज ऑफ t इक्वल्स टू n/2 टाइम्स एवरेज ऑफ VR। तो इसको हम बोलते हैं विरियल थ्योरम। ये चीज़ आपने दूसरी जगह पढ़ी होगी, मे बी क्लासिकल मैकेनिक्स में, मे बी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है, ओके। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ डिफरेंट पावर्स ऑफ n कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन एक लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन लिखा है कि भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करो x² का। ओके, सौरभ बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। ओके, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालना है x² का फॉर psi 310। ये क्या चीज़ है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे n इक्वल्स टू 3 है, l इक्वल्स टू 1 है, m इक्वल्स टू 0 है। यानी कि यहाँ पे 3, l की वैल्यू 1 यानी कि p, 3p ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, और 3p ऑर्बिटल में m इक्वल्स टू 0 वाले की बात हो रही है। ठीक है, 3p ऑर्बिटल की बात हो रही है, ओके 3p ऑर्बिटल की बात हो रही है। ओके, सो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, इसमें वैलिड नहीं है, p के लिए नहीं, सॉरी,
इसको हम कर देते हैं 0 0 3 0 0, ठीक है। ओके, सो अब 3s ऑर्बिटल की बात हो रही है। 3s ऑर्बिटल में आपको एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब 3s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाली जो बात हम लोगों ने एक पिक्चर देखा था, उसमें s ऑर्बिटल के लिए आपको पता था कि वो स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप का होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x, y और z इक्वल फुटिंग में है, और x, y और z इक्वल फुटिंग में है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो? इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट हमारे काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है? क्योंकि हमको पता है कि आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो एसेंशियली बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के। तो जब आप एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। आप बोलोगे भाई एक्स स्क्वायर का आंसर निकालने बोला गया है, तो मैं एक्स स्क्वायर का आंसर निकालने के लिए कहूँगा ये सिंपली आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाय 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 को नीचे भेज दो, और आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है? एल की वैल्यू है यहाँ पे 0, ठीक है। और 5 एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 3 है। तो सारा कुछ रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/3 को चलो इधर रख देते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 ए नॉट स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे भी आ रही है, ए नॉट स्क्वायर इंटू वट एवर आ रहा है, ये चीज़ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स पूछोगे वो आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। उसकी बात हम लोग करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स क्यों 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ये जितने भी वेव फंक्शन है, अच्छा मेरा क्लेम क्या है? मेरा क्लेम है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो 0 आना है। सिमिलरली वाई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आना है और जेड का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आना है। ये मेरा क्लेम है, ठीक है। ये क्लेम को मैं जस्टिफाई करता हूँ। कैसे जस्टिफाई करूँगा? कोई भी मुंह उठा के वेव फंक्शन पकड़ लो, सबके लिए ये चीज़ 0 होने वाली है। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करूँगा? तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। आर के टर्म्स में ये कुछ ऐसा वेव फंक्शन इस तरीके से है, ठीक है। अब आपको क्या पकड़ना है? आपको एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पकड़नी है। तो आपको केवल एक्स डायरेक्शन में रेडियल वेव फंक्शन कैसा होगा अगर मैं आपसे पूछूं, चलो उसको बना देता हूं खाली एक्स डायरेक्शन में। तो ये आर डायरेक्शन में है, ठीक है। आर डायरेक्शन में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप इसी चीज़ को, जैसे आप कंपास लेते हैं ना, कंपास लेते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं, तो वैसे ही मैं इस वेव फंक्शन को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका एक पोल बना देता हूँ एक्सिस का, और इसको घुमाता हूँ, और इसको घुमा के जो जैसे पॉट बनता है ना, वैसे ही इसका एक पॉट बनेगा। ये कुछ बीच में होल टाइप का रहेगा और ऐसे करके निकलेगा पूरा, ठीक है। तो ये चारों ओर रहेगा। ये रेडियल वेव फंक्शन का ट्रू शेप है एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? हमको खाली एक्स में इंटरेस्ट है। तो हम लोग जो वाई जेड प्लेन है उसमें कटिंग मार दी, तो हमको वेव फंक्शन का एक सामने वाला हिस्सा मिलेगा और एक पीछे वाला हिस्सा मिलेगा। या फिर अगर मैं केवल x ड्रॉ करता हूँ तो कैसा दिखाई देगा मेरे को? तो मेरे को ये जो वेव फंक्शन है, r तो 0 से इन्फिनिटी जाता है, x जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आता है, तो प्लस x डायरेक्शन में तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस x डायरेक्शन में भी ऐसा ही इसकी एक कॉपी जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो आप बोलोगे इवन फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन है, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स मॉड साई स्क्वायर, इवन फंक्शन है और एसेंशियली साई स्क्वायर करना है। इवन फंक्शन नहीं भी होता, ऑड भी होता, तो भी यही रिजल्ट आता। इंटीग्रल एक्स साई स्क्वायर, एक्स जो है ऑड फंक्शन है, साई इवन फंक्शन है, तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगा 0। सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली z के लिए,
ठीक है। ओके, सो तो ये चीज़ है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स जो होगी वो हमेशा ज़ीरो आएगी। ओके ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, शुभम बोल रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम। ओके, सो आज वैसे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, अच्छा, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर साई 100 यानी कि 1s ऑर्बिटल। 1s में बैठा हुआ एक इलेक्ट्रॉन और उसका वेव फंक्शन भी हमको गिवन है, कुछ ऐसा है, पूरा वेव फंक्शन गिवन है, खाली रेडियल पार्ट भी नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर साई 100। ठीक है, अब एसेंशियली साई 100 क्या चीज़ है, ये इसमें एक रेडियल फंक्शन है और इसमें एक YLM वाला फंक्शन है। ठीक है, RNL और YLM ये दोनों छुपा हुआ है इसके अंदर, A e⁻²। अब हमको पता है कि Y जो Y की यानी कि एसेंशियली N और L यहाँ पे 1 है और ये हो गया हमारे पास Y, L और M 0 0। ठीक है, और Y00 जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसमें कोई साइन थीटा फाई वगैरह नहीं रहता Y00 में, अगर आपको याद हो। तो एसेंशियली हम क्या कह रहे हैं कि Y00 वाला जो हिस्सा है वो इस कांस्टेंट के अंदर फंसा हुआ है, तो A के अंदर Y00 चला गया। R10 का जो हिस्सा है वो केवल यहाँ पे e⁻z, ये z है। ठीक है, R/A0 इसके अंदर है, तो ये हमारे पास जो R होगा ये चीज़ समथिंग एल्स, क्योंकि उस कांस्टेंट में और भी कांस्टेंट छुपे हैं A में, तो R इक्वल्स टू सम अदर कांस्टेंट e⁻ZR/A0 है। ठीक है, इस केस में वैसे अगर आपको याद है तो आपको साई जो R10 अगर याद है तो उसमें आपको पता चल जाएगा -ZR/A0 इस टाइप का है, बट फिलहाल हमने कह दिया कि भाई हाँ रेडियल वेव फंक्शन तो ऐसा है। हमको क्या पता लगाना है, हमको पता लगाना है मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, यानी कि हमारे पास R वेव फंक्शन था, उसको जब हमने ड्रॉ किया था R10 को, तो वो कुछ ऐसा आया था। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन कुछ ऐसा आया था। ठीक है, आपसे पूछा गया मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर साई 100। आप बोलोगे अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मेरे से पूछा है और इस वेव फंक्शन को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मिलनी है वो मेरे को R=0 पे मिलनी चाहिए, ऐसा लग रहा है इसको देख के। ठीक है, और आपसे अगर कोई पूछे कि भाई मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो आप R=0 लिख के आ जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है एसेंशियली, तो वो मैं बताता हूँ कि रेडियल डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है। तो आपने क्या कहा, रेडियल डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फिर आप कहोगे कि ये जो चीज़ है ये साई स्टार साई इंटीग्रल dv इसके बराबर होगा। dv क्यों आ गया, क्योंकि 3D में हम लोग बात कर रहे हैं। 1D में यही चीज़ dx होता था, क्योंकि साई केवल x का फंक्शन होता था, यहाँ पे x y z तीनों का फंक्शन है तो dv आ जाएगा। तो आप कहोगे ये एसेंशियली क्या चीज़ है, ये एसेंशियली तो हमारे पास साई में भी रेडियल पार्ट भी है और y वाला पार्ट भी है, थीटा फाई वाला। तो जो रेडियल वाला पार्ट है उसका स्क्वायर, dv क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो dv होता है आपके पास r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई dr। ठीक है, तो जो r वाला हिस्सा है उसको एक इंटीग्रेशन में ले लेते हैं r², और फिर यहाँ से एक dv से एक r² और मिल रहा है dr। ठीक है, और फिर बाकी जो दो इंटीग्रेशन है वो थीटा फाई वाला इंटीग्रेशन है, और वो सब इंटीग्रेशन मिलके जो है, क्योंकि वो YLM वगैरह वाला हिस्सा है वो सब नॉर्मलाइज्ड है, इसीलिए वो हिस्सा जो है 1 हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी मिलनी है हमको वो कुछ r² इंटू r² dr है, और r² इन द सेंस मॉड r²। ठीक है, मॉड ऑफ r², मॉड r का स्क्वायर वही तो होता है। ओके, ठीक है, सो एसेंशियली वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओके, सो प्रोबेबिलिटी जो मिलने वाली है वो डिपेंड करने वाला है इस चीज़ पे, किस चीज़ पे,
आर स्क्वायर पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करने वाला है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो, प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमको मैक्सिमाइज़ करनी है। मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा लगाते हैं, ठीक है। तो बाकी सब कचरा मिटाओ और मैक्सिमा मिनिमा लगाओ। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट को छोड़ दो बाकी सारा लिख दो, क्योंकि हाँ, तो एक स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2z आर बाय ए नॉट स्क्वायर हो गया उसका, बी स्क्वायर रखना है वो भी रख दो। इस फंक्शन का मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या बोलोगे, इसको करते हैं डिफरेंशिएट और 0 के बराबर रख देते हैं। ऐसे ही तो निकलता है मैक्सिमम मिनिमा। इसको डिफरेंशिएट करके सारा कुछ हिसाब लगाओगे, लगाओ तो क्या आ जाएगा, पहले कांस्टेंट को भूल जाओ, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 0 के साथ मिक्स हो जाएगा। तो बी स्क्वायर को भूल जाओ, पहले आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2r ई रेस टू माइनस जो भी चीज़ है, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साथ में जो भी कांस्टेंट अटैच्ड है, तो -2z बाय ए नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ एज सच तो आर स्क्वायर ई रेस टू माइनस वट एवर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ई रेस टू माइनस वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बच जाएगा इधर का, अच्छा 2 भी कैंसिल हो रहा है, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो जो आर की वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है सीधे सीधे ए नॉट बाय जेड, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस जो है किस चीज़ के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, वो आ गई ए नॉट अपॉन जेड के बराबर, ठीक है। ये z है, ये 2 नहीं है, ए नॉट अपॉन जेड के बराबर आ गई, ठीक है। और उसी से रिलेटेड उसका एक जनरलाइज्ड रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बोला भाई 1s के लिए जो r आएगा वो बोर रेडियस अपॉन z के बराबर आएगा। z की वैल्यू 1 रखोगे तो हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, 2 रखोगे तो हीलियम न्यूक्लियस के साथ एक इलेक्ट्रॉन वाला आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर आपसे पूछा, और फिर आपको एक जनरल रिजल्ट दिया जा रहा है कि अगर L इक्वल्स टू L मैक्स है तो फिर जो रेडियस आएगा एटम का, तो फिर वो जो रेडियस आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस नहीं, इन द सेंस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, जो कि यही एक्सप्रेशन है n स्क्वायर a बाई जेड। कब, जब l है l मैक्स के बराबर, यानी कि 1s के लिए n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 2s के लिए नहीं बता सकते, इससे नहीं बता सकते, जुगाड़ पूरा ये प्रोसेस करना पड़ेगा हमको। आर स्क्वायर इंटू जो कैपिटल आर का स्क्वायर था, कैपिटल आर सामने वाले से पूछोगे क्या है, उसको लगाओगे, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करोगे, तो वहाँ से हमको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो ये एक तो वहाँ से मिलेगा आपको फॉर L नॉट इक्वल्स टू L मैक्स। तो 1s के लिए, 2p के लिए, 3d के लिए, 4f के लिए ये रिजल्ट्स वैलिड है, ये वाला रिजल्ट। अदर स्टेट्स के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। वही, हाँ, हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स। जब आपको रेडियल वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ नोड्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ नोड्स का मतलब होता है कि कितने बार ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 नोड्स हो गए, और अगर 0 पे 0 हो रहा है और इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है उसको इग्नोर करना है, खाली नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनिटी वैल्यूज़ पे हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई आर को 0 रखना है, तो आर को 0 रख दिए इक्वल्स टू दिस होल थिंग। दिस होल थिंग मतलब 27 माइनस 18r प्लस 2r स्क्वायर ई रेस टू माइनस r बाई 3। ई रेस टू माइनस r बाई 3 को आप 0 रखोगे तो r आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू हमको चाहिए नहीं, वो हमारी किसी काम का नहीं, इन्फिनिटी पे तो 0 होना ही है, बाकी वैल्यूज चाहिए। सिंपल सा इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है कि आर स्क्वायर माइनस
18r आर स्क्वायर 2r² माइनस 18r प्लस 27 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, तो आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, ये है 27 इंटू 2 यानी कि 54। 54 किससे बनता है, 12 6 9 किससे बनेगा 54। चलो सीधे सॉल्व कर देते हैं। r इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और ये क्या हो जाएगा, तो इसमें 18 क्या क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 9 कॉमन निकल जाएगा इससे, 9 3 ज़ा 27, ओके 27 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे 27 का रूट तो खैर कुछ होता नहीं, 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 2 36। तो रूट ऑफ 36 माइनस, यहाँ पे बाहर 3 निकल गया, रूट 36 माइनस 4 6 ज़ा 24 36 माइनस 24 तो ये 12 हो गया, 3 रूट 12 और 18 प्लस में, तो यहाँ पे हो गया 18 प्लस माइनस 3 रूट 12 बाय 3 बाय 4 जो भी है। 18 प्लस और 18 माइनस 3 रूट 12, अगर 3 इंटू रूट 12 ये 18 से छोटा होता ही है, ठीक है। इसका मतलब 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नोड होगा, 2 नोड्स होंगे जहाँ पे ये r की वैल्यू 0 हो रही है, 2 जगह ऐसे होंगे। और कौन कौन सी जगह होगी, ये 2 जगह होंगे, प्लस एक बार डालो एक बार माइनस डालो, ठीक है। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्या किया, कुछ नहीं किया, आपको गिवन था रेडियल वेव फंक्शन, पूछा गया था नंबर ऑफ नोड्स, 0 के बराबर कर दिए, सॉल्व किए, जो जो आंसर आया, जितने नॉन 0 की वैल्यू नहीं आया, 0 भी नहीं डिस्कार्ड किया हमने, इन्फिनिटी को भी डिस्कार्ड किया, बाकी जो वैल्यूज़ आई 2 वैल्यूज़ आई उसको बोल दिया नोड्स, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर इन रेडियल डायरेक्शन। PR और PR स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, और PR के बारे में आपको गिवन है कुछ ऐसा, ठीक है, माइनस IH का डेल बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है। अब ये बात शुरू से सुनते आ रहे हैं आप, रियल वेव फंक्शन है तो कुछ मत सोचो, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा, ये मोमेंटम है रेडियल डायरेक्शन में, अगर मैं यही कह देता आपको P फाई, तो फिर ये 0 नहीं होता। P फाई का असल मतलब होता है LZ, ठीक है। P फाई और LZ एक चीज़ है। तो एंगुलर मोमेंटम वगैरह वाली बात होगी तो वो चीज़ नॉन ज़ीरो होगा। जनरल जो मोमेंटम है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होगा अगर रियल वेव फंक्शन है तो, ठीक है। सोचना ही नहीं है, वो तो ठीक था। ये चीज़ स्क्वायर के बारे में हम नहीं बोल सकते, PR स्क्वायर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। एक तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि भाई इस ऑपरेटर को जो साई है वेव फंक्शन उसमें 2 बार लगाएं, 2 बार लगा के फिर चीज़ें फाइंड आउट करें। या फिर एक तरीका और है, क्या तरीका है, तो मैं कहता हूँ कि भाई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो क्या चीज़ है इस केस में, तो आप बोलोगे ये चीज़ है PR स्क्वायर बाय 2m प्लस L स्क्वायर को सीधे LL प्लस 1 लगा दिया, चलो L स्क्वायर रखते हैं फिलहाल, जो कि LL प्लस 1 के बराबर हो जाता है अपॉन 2m R स्क्वायर, या उसको भी एंगुलर मोमेंटम L प्लस 1 H कट स्क्वायर अपॉन 2m R स्क्वायर प्लस V ऑफ R। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R, तो उसको मैं खाली K बाय R लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को चाहिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, यानी कि दोनों साइड साई लगाना है, हर जगह पे दोनों साइड साई लगा दो तो एसेंशियली एक तरीके से आप बोल रहे हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ PR स्क्वायर बाय 2m प्लस L प्लस 1। अच्छा, L क्या चीज़ है यहाँ पे मैंने कह रखा है साई 100, L की वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म को भी भूल जाओ। बचा क्या, खाली तीसरा टर्म
तो ये बचेगा माइनस के इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r। ठीक है, अब ऐसा कुछ काम हम लोग कर चुके हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी कितना होगा n इक्वल्स टू 1 स्टेट में, तो एनर्जी होता है -13.6 EV अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये 1 ही रह गया, ये h की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा बाहर सॉरी 2m ब्रैकेट में h का एक्सपेक्टेशन वैल्यू -13.6 EV। ठीक है, और ये वाला चीज़ प्लस हो जाएगा, तो प्लस के, और 1/r क्या था, 1/r था n स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर ए नॉट। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ए नॉट की वैल्यू पता है, जो भी वैल्यू आएगी कचरा काम है, बट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो गया, 4 लाइन में सॉल्व हो गया। हालांकि ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए 1/r की, तब जाके इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी ऑफ nth लेवल वो तो याद रहता ही है। वही चीज़ मैं अगर n इक्वल्स टू 2 के लिए पूछ दूँ तो अभी तुरंत बता दोगे आप आंसर इसका। ठीक है, l इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला टर्म चला गया, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। अगर ये टर्म नॉन ज़ीरो भी होता तो भी आप बोलते कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r स्क्वायर अगर मेरे को पता है तो मेरा काम हो जाता। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, गैंगस्टर गेमर्स हेलो बोल रहे हैं, हेलो गैंगस्टर गेमर्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट r इक्वल्स टू 2a नॉट एंड r इक्वल्स टू a नॉट फॉर psi 100। ठीक है, तो ये psi 100 है, psi 100 ये कैसा होता है, तो ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको। psi 100 का जो स्ट्रक्चर है वो समथिंग e रेज टू माइनस जेड आर बाय ए नॉट ऐसा होता है। ठीक है, z को हम रहने देते हैं फिलहाल, और ये psi 100 है। तो पूछा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट r इक्वल्स टू दिस, r इक्वल्स टू दिस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या थी, तो हम लोगों ने जो थोड़ा देर पहले यूज़ किया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये r स्क्वायर इंटू आर एन एल स्क्वायर, यही चीज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो मैं लिख देता हूँ कि ये क्या हो गया, इसको यहाँ पे लिखा रहा है बट यहाँ पे, अच्छा ओके ठीक है ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ अलग से यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो चीज़ इक्वल होगी आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर के, आर एन एल का स्क्वायर का मॉड स्क्वायर। मॉड स्क्वायर में ऑफकोर्स ध्यान रखेंगे, मॉड स्क्वायर का मतलब अगर कॉम्प्लेक्स हुआ, जो कि हाइड्रोजन एटम के केस में नहीं है, तो फिर उसकी बात हम लोग करते हैं। खैर, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट सम आर, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है इसका स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2z आर बाय ए नॉट। ठीक है, इसके बराबर होगा इंटू आर स्क्वायर, इंटू आर स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट सम डिस्टेंस आर। आर की वैल्यू एक बार रखोगे 2a0, एक बार रखोगे a0, तो जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपके पास कि ए स्क्वायर तो चलो कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू एक बार आपने रखी 2a0, तो यहाँ पे हो गया 2a0 का स्क्वायर बाय a0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे 4 मिलने वाला है ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास है ई रेज टू माइनस 2z इंटू 2a0 अपॉन a0, तो माइनस 4z हो गया, और यहाँ पे ई रेज टू माइनस 2z a0 बाय a0।
तो देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ है ये हो जाएगा -4z, ये हो जाएगा -2z। 4 में से 2 गया तो e⁻²z बचेगा, 1/e⁻−z। इधर से आया 4, यहाँ से 4 आ गया, तो ये चीज़ इक्वल होगी 4 इंटू, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, चलो मैं लिख देता हूँ, e⁻4z ये बचेगा ऊपर, e⁻²z ये बचेगा नीचे। e⁻4z मतलब इसको नीचे अगर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा e⁻+4z, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/e⁻² प्लस 4z, या फिर आप एसेंशियली बोलोगे इसको 4 चलो e⁻²z इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, z की वैल्यू आप डाल दोगे, अगर हाइड्रोजन एटम बोला गया z = 1 हो जाएगा, कोई और हीलियम न्यूक्लियस हीलियम पॉजिटिव बोला गया z = 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका रेशियो कुछ इस तरीके से आ गया। तो ऐसे जो सिंपल छोटे मोटे क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। अलग अलग वैरायटीज़ हम लोगों ने एक्सप्लोर कर ली है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में इससे ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, क्या क्या चीज़ है याद रखने का, तो समरी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में ऑलरेडी पता थी, पहले से पता थी, sp_d वगैरह वगैरह ऑर्बिटल होते हैं। 1 लेवल पे केवल s होता है, 2 लेवल पे s और p दोनों होता है, 3 लेवल पे sp_d तीनों होता है। फिलिंग वगैरह ऑफ-बाउ प्रिंसिपल वगैरह वो सब आप जानते हैं, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बात की आगे, क्या बात की कि कुछ ऑर्बिटल्स हैं, s ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल हो गया, तो ये तीनों की बात कर ली हम लोगों ने, ये चीज़ें आपको पहले से पता थी। नई बात क्या हुई, नई बात ये हुई कि 3D में हम लोग को चीज़ें सॉल्व करनी होती है, तो कुछ सो एंड सो फंडा होता है। सॉल्यूशन r का वो लिखा हुआ है, r के शुरुआती वेव फंक्शंस लिखे हुए हैं। वेव फंक्शंस तो आपको कहीं से याद ना होने वाले, याद क्या होने वाला है, चलो वेव फंक्शन कहीं से याद ना होने वाले मैं बोलते दिया हूँ, बट 1 0 और 2 0 इसको याद रख लो, ये मैं चाहूँगा आपसे, बाकी याद नहीं होगा। 1 0 2 0 कम से कम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद है। और ठीक है, और उसका जो रेडियल वेव फंक्शन है ये कुछ ऐसा होता है। ध्यान रखने की बात किया है कि 1 0 हो गया, 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, ये जो स्टार्ट होगा ये स्टार्ट 0 से नहीं होगा, ये स्टार्ट कहीं और से होगा, स्टार्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू से होगा। ठीक है, और बाकी जो है p ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल हो गया, 2 1 हो गया, या 3 1 हो गया, या 2 2 हो गया, तो 3 1 हो गया। ठीक है, 3 2 हो गया, ये सारे जो है ये 0 से स्टार्ट होंगे। नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स होंगे n माइनस, नंबर ऑफ नोड्स जो है n-l-1 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अलावा हम लोगों ने बोला कि भाई nth लेवल पे हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होती है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको याद होगा मे बी, Z²/n² इंटू -13.6, ये चीज़ एनर्जी लेवल इस तरीके से होती है। ये चीज़ आपको पहले से मे भी पता रहा होगा। रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो कुछ इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, और डीजेनरेसी किसी लेवल की अगर स्पिन की बात नहीं की जा रही तो n² है, स्पिन की बात की जा रही है, स्पिन हाफ पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो 2n² है। इलेक्ट्रॉन है बोल दिया गया, आप 2n² कर लो, उससे ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, अब और इलेक्ट्रॉन है ऐसा नहीं बोला गया तो भी, मतलब कुछ उसके बारे में बात नहीं की गई, जनरल लेवल्स की बात की गई, तो आप n² यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ स्पेसिफाई कर देगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर जो हाइड्रोजन एटम बना हुआ है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नहीं बना हुआ है, वो किसी और चीज़ से बना हुआ है, उसका मास जो है इलेक्ट्रॉन से कंपेरेबल है, तो फिर एनर्जी लेवल्स में कुछ अंतर आ जाता है, कुछ इस तरीके का अंतर आ जाता है। ठीक है, वो चीज़ आपको बता दी गई। और पॉजिट्रोनियम का एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, और उसके बाद इन एग्जाम्पल से लिया, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ आर। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा याद करने वाला काम यहाँ पे आ जाता है आपका। तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है आर की, r² की, 1/r की, 1/r² की, कुछ ऐसी होती है, ये याद करने की बात है। 1/r याद होना ही चाहिए, r² याद, r² r के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, और 1/r का भी इंपॉर्टेंस है। 1/r² को मे भी आप निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट नहीं, चलो कुछ निगलेक्ट मत करो, सब कुछ याद रखो। बोर रेडियस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, उसके रिजल्ट्स जो होते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के कुछ ऐसे होते हैं। और अगर s ऑर्बिटल की बात हो रही है
तो उसमें आपको आर स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यूज़ करके आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल रेडियस की बात की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात की। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्ट करते हैं मॉड साई स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर वाला फैक्टर है ये वाला, वो कहाँ से आया? वो आया यहाँ से, जो डीवी है, डीवी के अंदर आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर ऐसा कुछ होता है। तो ये जो आर स्क्वायर डी आर जो है ये डीवी के साथ में आता है, ठीक है। तो वो चीज़ अलग से आ गई, वेव फंक्शन तो पहले से था ही, ठीक है। और उसकी टर्म्स में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमको मिल जाती है, और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए उसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करके फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई थी हमारी। उसके अलावा क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चन कर लिया, सिंपली नोट्स पूछा है तो r इक्वल्स टू 0 कर दो। और कोई शॉर्टकट, मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है रेडियल डायरेक्शन में वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपने ऐसा कुछ देख रखा होगा मे बी EMT में, वैसे वहाँ पे डेल फॉर्म में चीज़ें नहीं होती, बट चलो ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। ओके, सो मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो कुछ ऐसा होता है। मोमेंटम रेडियल डायरेक्शन में जो नॉन एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है, जो लीनियर मोमेंटम है रेडियल डायरेक्शन में, वो चीज़ 0 आएगा क्योंकि रियल वेव फंक्शंस है। और पी आर स्क्वायर ये चीज़ जो है ये क्या आएगा, इसको पता लगाने का एक तो डायरेक्ट तरीका है भाई, आप सारा स्क्वायर वगैरह करो, उसको ऑपरेट करो साई 100 में। साई 100 का जो फॉर्म है वो होगा e⁻ZR/A0, ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। सामने कुछ भी कांस्टेंट लगाओ तो उस टाइप का फॉर्म है यहाँ पे। पी आर स्क्वायर वो फाइंड आप कर सकते हैं, बट उसका एक दूसरा तरीका है कि आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का यूज़ किया, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के लिए सब में एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा दी, और फिर बाकी जो 1/r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता है, हैमिल्टोनियन की पता है, उससे आपको पी आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता लग जाएगी। ये एक तरीके का शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात हमने की थी, उसी का यूज़ करके रेशियो वगैरह कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन टाइप के भी बन सकते हैं। और जो मैक्सिमम मिनिमम वाला जो हिसाब है वो तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है। ये एसेंशियली 3D का सॉर्ट ऑफ लास्ट टॉपिक एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो जो 3D से डील कर रहे थे, अलग अलग जो एंगुलर मोमेंटम में हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया, एंगुलर मोमेंटम एडिशन वगैरह की भी बात की, कपलिंग की बात की, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम, ये एक मेन जो था सिस्टम था जिसको हमने 3D में एनालाइज किया। 3D में भी आप इमेजिन कर सकते हो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स। 3D में आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स होता था कार्टेशियन में, वैसे ही पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ स्फेरिकल बॉक्स, ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। उसमें आपको VR वाला ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो डिस्कशन हम लोग बाद में एक साथ लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी हम लोग जो और टॉपिक्स बचे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, इसके बाद मैं पर्टर्बेशन थ्योरी वगैरह स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी वेरिएशनल मेथड्स, पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। तो वो सारे काम हम लोग करेंगे। उसके बाद में भी ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं नहीं समझता, कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंस है, ये जो इस टाइप के सिस्टम्स है कि भाई इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो होता था उसी को एक स्फेरिकल फॉर्म में आपने ले लिया कि बाहर पोटेंशियल इन्फिनिटी, अंडर पोटेंशियल 0, ये हो गया बॉक्स, एक स्फेरिकल बॉक्स, इसके अंदर पार्टिकल ट्रैप्ड है, कैसा वेव फंक्शन वगैरह होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट ऑफ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, पता होना चाहिए आपको। और उस इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कल इंडिपेंडेंस डे है, तो कल तो खैर मैं क्लास नहीं लूँगा, देखता हूँ, अभी मेरे को थोड़ा प्रिपरेशन टाइम भी लगेगा, तो 1-2 दिन के गैप के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर्टर्बेशन थ्योरी स्टार्ट करता हूँ। ओके, खाओ पियो बढ़िया से, कोरोना से बच के रहो। गुड बाय।